एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो ओशन पर ज़्यादा है कि लैंड पर ज़्यादा है? ओशन के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा कि लैंड पर ज़्यादा होगा? दोनों में से क्या आंसर होगा? तो ओशन पर इसलिए होगा क्योंकि लैंड के ऊपर तो सिर्फ हवा का ही प्रेशर है, लेकिन ओशन के अंदर जो है हवा के साथ साथ पानी का भी तो प्रेशर है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशरस हो जाता है। हमें पता होना चाहिए कि ओशन के नीचे एक लिमिट के बाद जो है कोई ह्यूमन बॉडी जो है या ह्यूमन बीइंग जो है कम से कम अलाइव कंडीशन पे तो नहीं जा सकती। क्यों भाई? अगर जाएगी तो क्या होगा? इतना प्रेशर होगा कि उसके सारे वेसल्स ही फट जाएं। तो इसलिए जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बियर करने के लिए हमारी बॉडी जो है इस लेवल पर ही बनी है कि हम जो है धरती पर सर्वाइव करें। आप भी अगर कभी ओशन क्या स्विमिंग पूल या नदी में कभी आपने स्विमिंग किया होगा और एक लेवल के नीचे जाते होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होता होगा। ये प्रेशर आपके एटमॉस्फेयर के प्रेशर का है इसमें। तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर प्रेशर से रिलेटेड जो है एक दो क्वेश्चन को भी बना लेते हैं अगर आ गया है तो। ये एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेज़र किससे करते हैं? मेज़रमेंट करने की यूनिट का नाम है पास्कल, और इसको मेज़र करने के इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। अरे बोल तो दो, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है मेज़रमेंट यूनिट है और इंस्ट्रूमेंट है, और यूनिट का नाम है इसका पास्कल। तो इस आधार पर अगर देखा जाए इसमें तो एटमॉस्फेयर में एक प्रेशर है, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है धरती के ऊपर लगभग सभी जगह पर जो है सिमेट्रिकल अप्रॉक्सीमेटली बनता है। लेकिन धरती के ऊपर सिमेट्रिकल बनता है ये एक एवरेजिंग लेने की बात है। अगर हम अलग अलग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो अलग अलग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहला लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर को देखते हैं कि पोल्स के ऊपर जो है ये पतला है, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है या जो गहराई है वो 8 किलोमीटर के करीब है, 8 किलोमीटर। और यहाँ पर इक्वेटर पर अगर हम जाते हैं तो इसकी लंबाई गहराई कितनी हो जाती है? ये मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक पहुँच जाती है, और ये एवरेजिंग में देखी जाती है तो लगभग ये 14 के करीब में पहुँच जाती है। तो अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे कि पृथ्वी के कौन सा वातावरण या वायुमंडल का कौन सा जो लेयर है जिसकी मोटाई जो है ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर ज़्यादा है, विच इज़ लेसर इन पोल्स एंड मैक्सिमम इन इक्वेटर, तो आंसर क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा स्पेयर है जहाँ पर ये घटना देखने को मिलती है। इसके ऊपर के बाकी लेयर जो है लगभग समान होते हैं, लगभग समान होता है। और इसका हमने एग्जाम्पल लिया था कि बाल्टी के बीच में पानी भरने के बाद अगर बीच में एक स्टिक के साथ आप घुमाएं उसको तो उस एरिया पर जो है पानी नीचे की तरफ दबेगा, पानी नीचे की तरफ दबेगा। तो जाहिर सी बात है वो दबेगा तो क्या होगा इसमें? यही एटमॉस्फेयर का जो रीज़न है वो नीचे की तरफ दब रहा है। तो अब हम यहाँ पर इस लेयर को तो लगभग कवर कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा हमें समझने का प्रयास करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि धरती के ऊपर अगर हम देखें तो सन के पास अगर हम जाएं तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, सही बात है ना। अगर हम धरती से ऊपर अगर सन की तरफ जाएं या ऊपर जाएं तो सनी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सन के पास जाने के बाद गर्मी होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? गर्मी बढ़नी चाहिए ना इसमें। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि होमोस्फीयर और हेटेरोस्फीयर जो कल हमने बात किया था, यानी कि पहला वाला जो लेयर है इसमें एक बड़ा अजीब सा चीज़ देखा जाता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट हो जाना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि धरती पर सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट धरती पर कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर, यानी कि लगभग अगर कहें 9 किलोमीटर, धरती से 9 किलोमीटर ऊपर। तो 9 किलोमीटर ऊपर होगा तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए टेक्निकली देखी जाए, सूरज से तो पास है वो, लेकिन फिर भी वहाँ पर फ्रोज़न जोन पाया जाता है कि नहीं? बर्फ़ सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर ही तो होगा। तो माउंट एवरेस्ट पर बर्फ़ क्यों है? वहाँ पर तो गर्मी होनी चाहिए क्योंकि वो सूरज के पास है। यही क्वेश्चन आपको अपने लॉजिक से मेरे को समझाना है कि वाई इट हैपन्स और वाई माउंट एवरेस्ट इज़ फ्रोज़न एंड वाई इट इज़ नॉट अ हॉट जोन ऑफ दिस अर्थ। ये गर्म क्यों है और यहाँ पर ठंड ज़्यादा क्यों है? ये गर्म होना चाहिए था क्योंकि सूरज के पास है, यहाँ पर तो ठंड ज़्यादा है। तो एटमॉस्फेयर की इसी लेयर से ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। तो आप अभी ध्यान से इसको सुनें इसको थोड़ा सा, क्योंकि धरती के अंदर जो है बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं और ये गैसेस के प्रेजेंस से ही धरती गर्म होती है और ठंडी होती है। और धरती क्योंकि अपनी ग्रेविटी के कारण इन गैसेस को अपने पास पकड़ कर रखती है, और ये गैसेस का कंसंट्रेशन जो होता है लगभग 29 किलोमीटर्स, कितना किलोमीटर? 29 किलोमीटर्स में धरती का जो है लगभग 97% गैस जो है पाया जाता है। यानी कि मैक्सिमम अगर देख लिया जाए गैस जो है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही मिल जाता है। तो गैस ही तो सन रेज़ को एब्जॉर्ब करती है,
और उस गैस में एक और गैस है स्पेसिफिक जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, पता होगा। ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि सन के इंफ्रारेड रेडिएशंस को, सन में 2 रेडिएशंस होते हैं, एक होता है इंफ्रारेड, दूसरा होता है अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड का काम होता है धरती को गर्म करना, तो गर्म करने वाले रेडिएशन को ये ब्लॉक कर लेती है, ये पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद धरती को गर्म कर देती है, और पकड़ने के बाद ये वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती। तो इसके कारण जो है ये धरती को गर्म रखने का काम करती है, और इसलिए हम इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा हमारे पास कि भाई ऐसा है कि इसने तो गर्मी को पकड़ लिया जिससे कि हमारे धरती गर्म हो रहा है, तो ग्रीन हाउस क्यों कहेंगे इसको? हम इसको बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से देख रहे हैं, इसलिए आंसर नहीं बना। होना ये चाहिए था कि धरती पर जितने भी माउंटेन एरिया है जहाँ पर सनलाइट सीधे नहीं पड़ती है, वहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वहाँ पर गर्मी स्टोर किया जाता है और बहुत सारे वेजिटेबल्स और वेजिटेशन उगाए जाते हैं, जिसके कारण इसको ग्रीन बनाने के लिए ग्रीन हाउस गैस यूज़ किया जाता है। तो धरती पर ग्रीन हाउस गैस के नाम से किसको जाना जाता है? और धरती पर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कहते हैं कौन सा गैस जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस ही जिम्मेदार है। तो जाहिर सा बात है ग्रीन हाउस गैस का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो कि माउंटेन रीजन पर वेजिटेबल्स के लिए ज़रूरी है, और प्लेन रीजन पर जो है ये टेम्परेचर बढ़ाने का भी काम करती है, जिसके कारण इसको हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन होना। सही बात है ना इसमें? तो इस तरीके से हमने जो है एटमॉस्फेयर साइंस के इस रेंज को हमने शुरू किया था। अब जो है मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे जिसमें कि मैं चाहता था कि कुछ क्वेश्चन से इसको हम समझने का प्रयास करें कि ये क्वेश्चन हमारे पास बन रहेंगे। ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के साथ क्वेश्चन हैं। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, विच गैस इज अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? बताइए, आंसर बताइए। नाइट्रोजन लगभग 78% है। 78% का नाइट्रोजन का जो है चलिए, नाइट्रोजन 78% हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द मेजर एंड टॉप सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपका दिमाग थोड़ा सा लग जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए इसको। द मेजर एंड टॉप सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है कि नहीं हमारे पास? लगभग 21% है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, जो कि हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं इसमें। ये ऑक्सीजन का टॉप सोर्स क्या मानते हैं आप? फोटोसिंथेसिस बाय द फॉरेस्ट प्लांट। आपको पता होना चाहिए इंडिया का लंग्स किसको कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का लंग्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे माउंटेन्स हैं ना, तो पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको लंग्स कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम का है, ध्यान रखिएगा। फोटोसिंथेसिस बाय ओशनिक प्लांट्स, यानी समुद्र के प्लांट्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस बाय ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड घास के मैदानों को कहा जाता है इसमें। धरती पर बहुत सारे घास के मैदानों के अलग अलग नाम है, जैसे कि स्टेपी है, जैसे कि पंपास है, जैसे कि कॉम्पस है, जैसे कि वेल्ड है, सवाना, ऐसा करके ग्रासलैंड है। मोर देन वन ऑफ दीज है, इसमें से एक से ज़्यादा। तो किसको हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते हैं इसमें? अच्छा, कोई भी किसी फोर्थ को मानता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या होना ही चाहिए। अच्छा, धरती के ऊपर जो है ज़मीन है 29% और ओशन है 71%। जाहिर सी बात है 71% का कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही ज़्यादा होगा। तो ओशन का जो प्लांट है ना, ये ओशन का प्लांट जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, और ये ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना, एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सोचने को मिलेगा आपको। तो ओशन कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर है यहाँ पर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा सा देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ये बताइए, जल्दी से ट्राई करिए। सी आप बताइए जल्दी से बताइए, क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर। ये कौन सा आंसर? ये वाला ना, आप बताइए। सही है, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि अभी हमने यही तो पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर। अच्छा बताइए, ट्रोपोस्फेयर कहाँ पर मोटा और कहाँ पर पतला है? पोल्स पर मोटा है, पतला है? पोल्स पर मोटा है, पतला है ट्रोपोस्फेयर, और इक्वेटर पर पक्का। चलिए, बढ़िया, करेक्ट आंसर बता दिया आपने अभी। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग लोएस्ट टेम्परेचर इज, कल बताया था मैंने, लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर होगा?
मेसोस्फीयर में लोएस्ट टेम्परेचर होगा 0 डिग्री, माइनस तक चला जाएगा इसमें, और माइनस तक जाने के बाद ये जो है धरती का क्या होता है, नेचुरल प्रोटेक्टर होता है ना, वास्तु प्रोटेक्ट कर देता है। कैसे करता है प्रोटेक्ट? धरती के ऊपर आने वाला जो भी एलियन बॉडी होता है, मीटियोर होता है, वो कोलाइड करता है। मीटियोर का वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना, वो एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया था। देखिए ये धरती के ऊपर आने वाला कोई भी मीटियोर है, इसको देख कर समझ में आएगा आपको। जाहिर सा बात है जब एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा, इसमें आग लग जाएगी। आग लगने के बाद जो है ये समझ लीजिए आप मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर बिल्कुल ज़ीरो, फ्रोज़न है पूरा, और फ्रोज़न से जब टकराता है तो क्या हो जाता है, ये बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट होने के छोटे छोटे टुकड़ों पे जो है धरती पर गिरता है और वो ख़त्म हो जाता है। अगर इतनी बड़ी टुकड़े में गिर रहा होता तो सोचिए कि एक पूरा देश बर्बाद हो जाता। तो इसलिए नेचुरल प्रोटेक्टर कहते हैं इसको हमारी धरती का। ये एग्ज़ाम का एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने अभी सॉल्व किया। मेसोस्फीयर, ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ओजोन लेयर इतना आसान नहीं है पढ़ना इसको। ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में भी है आपका, और ये ट्रोपोस्फीयर में भी है। आप जरा देखें कैसे और कैसे समझेंगे। अरे दोनों में, ट्रोपोस्फीयर में 10% ओजोन पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में 90% ओजोन पाया जाता है, और यहीं इसके बाद से मेसोस्फीयर स्टार्ट होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आपने जो वर्ड बोला वही आपका सही वर्ड था। तो सीक्वेंसिंग ऑफ ओजोन अगर देखा जाए इसमें, तो आप मुझे बताइए क्या धरती के ऊपर जो है ऑक्सीजन कहाँ पर होगा? धरती के ग्राउंड के ऊपर होगा कि ग्राउंड से बहुत ऊंचे पर होगा? तो जाहिर सी बात है ग्राउंड पर होगा। तो ट्रोपोस्फीयर में, तो ट्रोपोस्फीयर का लेयर तो 18 किलोमीटर है, तो ऑक्सीजन वहाँ पर जैसे है इसमें। अच्छा एक बात बताइए, माउंट एवरेस्ट पर जब आप जाएंगे तो क्या चीज़ कम मिलेगा आपको? और माउंट एवरेस्ट तो सिर्फ 9 किलोमीटर है, और ट्रोपोस्फीयर तो 18 किलोमीटर तक है। तो आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन तो कम हो जाएगा ना धीरे धीरे ऊपर। तो कम हो जाने के बाद जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर तो ओजोन कहीं ना कहीं तो बनेगा ना इसमें। तो ट्रोपोस्फीयर में बनता है, लेकिन ये सिर्फ 10% के करीब ही बनता है, और मैक्सिमम बनता है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर लेयर में, जहाँ से मेसोस्फीयर स्टार्ट होता है। और ये आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन बना हुआ। तो पूछा गया इसमें कि ओजोन लेयर इज़ द पार्ट ऑफ मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। तो किसका पार्ट है? स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन के साथ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। विच एटमॉस्फेयर लेयर कंटेन्स आयंस एंड हेल्प वायरलेस कम्युनिकेशन। ये ट्राई करने का क्वेश्चन था आपका। वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे फ़ोन उठाया आपने, सीधे बात कर रहे हैं, है ना, वायरलेस फ़ोन से बात कर रहे हैं, सैटेलाइट फ़ोन से बात कर रहे हैं, और इसका नाम है आपके पास थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर को हम कहते हैं, तो आइनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर दोनों ही वर्ड यूज़ होगा। अब हम आ जाएंगे अपने टॉपिक में, जहाँ से हमें लिखना स्टार्ट करना है। हेडिंग बनाएंगे इसमें, इंपॉर्टेंट गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। लिख दिया होगा कुछ लोगों ने, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंट गैसेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। दो नोट में पॉइंट लिख लेंगे इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कल हमने इसमें नहीं लिखा था, वो बात लिख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। नोट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज मेंटेन्ड इन नाइट टाइम। रात के समय जो सूर्य की किरणें नहीं रहती हैं तभी भी टेम्परेचर धरती का मेंटेन होता है। बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज मेंटेन्ड। जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, आप समझिए कि दिन का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री है तो रात का टेम्परेचर -100 डिग्री है। तो ये 200 डिग्री की टेम्परेचर के वेरिएशन में कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होती।
इसलिए धरती के ऊपर CO2 का होना लाइफ के लिए ज़रूरी है। दिन का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है तो सीधे 0 डिग्री नहीं होगा, ये शाम तक पहुँचते पहुँचते 20 डिग्री तक ही जाएगा। बाकी CO2 होल्ड कर लेगा गर्मी को और धरती को गर्म बना के रखेगा। हम सभी को पता है कि बॉडी का टेम्परेचर एवरेज में कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लगभग 37.5 डिग्री के करीब रहता है। तो सोचिए कि हमारे पास इतना डिग्री अगर नहीं होगा तो बॉडी तो अगर मान लीजिए ठंडे में चले जाएंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अभी हम लोग एयर के बारे में कुछ बात कर रहे थे जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कह रहे थे। इसके साथ नेक्स्ट लिख लेते हैं इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन gas is responsible for depletion। डिप्लेशन का मतलब होता है छेद करना। is responsible for depletion of ozone layer, ये ओजोन लेयर को छेद करने का काम करता है। ये भी एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स, बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स, बिकॉज ऑफ वाटर वेपर्स एंड एरोसोल्स। वाटर वेपर जब सॉलिडिफाइड हो जाते हैं ना तो एरोसोल्स के रूप में, सॉलिड पार्टिकल के रूप में एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। एरोसोल्स द अर्थ अपीयर्स ब्लू, द अर्थ अपीयर्स ब्लू। तो वाटर वेपर्स के साथ हमारा सन का रेज क्या बनाता है, प्रिज्म का काम करता है और फिर ये कलर के रूप में फैल जाता है। तो हम ब्लू वाले कलर को जानबूझ के पकड़ रहे थे ताकि शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन ले लें। नोट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे इसमें द अर्थ अपीयर्स ब्लू, द अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस, द अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस, द अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस, द अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस बिकॉज ऑफ scattering of light, because of scattering of light, SCATERING, scattering of light and refraction of light। scatter और रिफ्रैक्शन करने के कारण ये ब्लू अपेयर होता है। नीचे नोट लिखेंगे इन केस ऑफ नो एटमॉस्फेयर, इन केस ऑफ नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इन केस ऑफ नो एटमॉस्फेयर द अर्थ अपीयर इसको अपीयर की जगह द अर्थ में अपीयर लिखेंगे क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं इसमें। द अर्थ में अपीयर ब्लैक फ्रॉम द स्पेस। तो अर्थ जो है स्पेस से ब्लैक नज़र आता। और हमने ओजोन लेयर के बारे में जो बातें कही हैं एक छोटा सा जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे इसमें फैक्ट्स अबाउट ओजोन लेयर, फैक्ट्स अबाउट ओजोन लेयर, फैक्ट्स अबाउट ओजोन लेयर। जितना बोलेंगे पहले वो लिखेंगे फैक्ट्स अबाउट ओजोन लेयर। उधर लिख रहे हो बच्चे लोग, तुम लोग? हाँ, नहीं होगा तो हाथ खड़ा करना है सीधे से। सबसे पहले लिखेंगे ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट in the upper part of stratosphere, in the upper part of stratosphere। देखो ये वाला है, in the upper part of stratosphere लिखा है stratosphere, इधर stratosphere upper layer के stratosphere में मिलता है। नीचे लिखेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट about 10% ozone, about 10% ozone is present in troposphere,
About 10% ozone is present in troposphere and maximum part of ozone is present in upper layer of stratosphere. upper layer of stratosphere. ये स्टार बना दीजिएगा, एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. अब हम ओजोन बनता कैसे ज़रा देख लेंगे इसमें. लिख लीजिए इसको. ओजोन O3 कहते हैं और O3 बनता है अल्ट्रावायलेट प्लस ऑक्सीजन से. अब हम लोग इतना लिखने के बाद अब हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ओजोन के बारे में कवर कर लेते हैं. ये ब्लू कलर का होता है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है. इसका स्मेल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. इसमें कैसा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन स्मेल ऑर्डर का होता है. एक हो सकता है ऑर्डरलेस करके ऑप्शन आ सकता है एग्ज़ाम, तो इसको हम कह सकते हैं ये. इसके ऊपर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा का एक शहर है आपका मॉन्ट्रियल, वहाँ पर एक संधि हुई, जिसके बाद ओजोन डे को 16 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई है ना. डेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे. तो ओजोन डे किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है. तो पूरा लिखिए, पूरा लिख लीजिए, इसमें पूरा सेक्शन लिखिए. आप इस चीज़ से पता लगा लेंगे इसमें 15 से 35 किलोमीटर का मतलब ये है 15 किलोमीटर कहाँ पर होगा? ट्रोपोस्फेयर में होगा. तो वहाँ पर भी 10 किलोमीटर 10% का रेंज बना देता है. लिख लिया आप लोग? चेंज करें? चलिए, अब हम लोग कल वाली क्लास में एक जगह पर आ चुके थे इसमें, जिसमें कि हमने एटमॉस्फेयर को लेयर को दो तरीके से पढ़ने का प्रयास किया था. एक को कहा था हमने और एक को कहा था होमोस्फेयर को हमने पढ़ लिया था इसमें. और होमोस्फेयर का मतलब होता है जहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, और हेटेरोस्फेयर में टेम्परेचर में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. और ये वाला सेक्शन हमारा तीनों लेयर के साथ कंप्लीट हो चुका है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें. हेडिंग बनाएंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. हेडिंग बनाएंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. थोड़ा सा फास्ट चलेंगे या पढ़ा हुआ आपका? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. बच्चा लोग लिख पा रहा उधर? लिख रहा है ना उसमें? हाँ. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज प्राइमरीली सेपरेटेड इन टू पार्ट्स. मुख्य रूप से दो ही भाग में बांटते हैं. एटमॉस्फेयर इज प्राइमरीली सेपरेटेड इन टू पार्ट्स. एटमॉस्फेयर इज प्राइमरीली सेपरेटेड इन टू पार्ट्स. इसको मुख्य रूप से दो भाग में बांटते हैं. पहले लिखेंगे होमोस्फेयर और तीसरा लिखेंगे हेटेरोस्फेयर. होमोस्फेयर, हेटेरोस्फेयर.
तो एक छोटा सा पॉइंट तो होमोस्फेयर में बन रहा है, थोड़ा सा लिख लेते हैं होमोस्फेयर में। होमोस्फेयर हेडिंग बना के लिख लेंगे थोड़ा सा। होमोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। होमोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर in which variation of temperature is very less। टेम्परेचर का वेरिएशन काफ़ी कम होता है। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी लेस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, होमोस्फेयर इंक्लूड्स 3 layers of atmosphere। होमोस्फेयर इंक्लूड्स 3 layers of atmosphere। होमोस्फेयर इंक्लूड्स 3 layers of atmosphere। होमोस्फेयर को 3 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के साथ भी यूज़ किया जाता है। नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर लिखा हुआ आपका, नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 मेसोस्फेयर। इसके बारे में हमने बात पिछले क्लास में कर ली। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें हेटेरोस्फेयर के बारे में। अब हम आ जाएंगे हेटेरोस्फेयर के बारे में। हेडिंग बनाएंगे हेटेरोस्फेयर। हेटेरोस्फेयर इज द स्पेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हेटेरोस्फेयर इज द स्पेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। हेटेरोस्फेयर इज द स्पेयर ऑफ एटमॉस्फेयर where variations in temperature is very high। variations in temperature is very high। टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा अंतर आता है इसमें। यानी कि 100 से 1000 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है ना, इतना बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, हेटेरोस्फेयर इंक्लूड्स basic 2 layers of atmosphere। it includes 2 different layers of atmosphere। तो ये 2 layers को इंक्लूड करता है इसमें, ठीक है। नंबर 1 हम लिख लेंगे इसमें थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर इसकी जगह, इसके साथ आप ब्रैकेट में आइनोस्फेयर भी लिखें। आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आइनोस्फेयर एक ही साथ माना जाता है ना। कुछ जगहों पर सिर्फ इसको आइनोस्फेयर को थर्मोस्फेयर ही लिखा जाता है। अब हम 2 लेयर के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे इसमें। अब उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास इसका इमेज मेरे को खुद ही बनाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो इमेज जो है बड़ा ही टेक्निकल है। तो अभी हम लोग एक हेडिंग बना लेंगे आइनोस्फेयर करके। तो एक क्वेश्चन जो है जिसको इस तरह से बॉक्स में बनाया है मैंने, अरे रुक जा ना, थोड़ा सा रुक जा, देखो क्वेश्चन देखो ज़रा। इसको मैंने जो बॉक्स में बनाया ना होमोस्फेयर और हेटेरोस्फेयर में, इसमें जो है गैसेस का कॉम्बिनेशन ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से गैसेस होते हैं हेटेरोस्फेयर में। ये 3 गैस लिखेंगे, ये वाले 3 गैस को लिखिएगा।
आयनोस्फीयर को छोड़ के ही लिखिएगा। तो नोट में लिखेंगे इसको प्राइमरी, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, लिखेंगे इसमें द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन होमोस्फीयर एंड हेटेरोस्फीयर, the primary difference between homosphere and heterosphere